मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचेक। गहरी दाढ़ी और गंभीर मिजाज का एक लड़का जो बेहद ही कम मुस्कुराते हुए देखा जाता था, जयपुर राजस्थान की महाराजा कॉलेज में अपने कुछ नौजवान साथियों के साथ आने वाले छात्र संघ चुनाव पर चर्चा कर रहा था। माहौल सियासी हो चुका था। कॉलेज की दीवारों पर पैम्फलेट्स और बिना ग्लेज की छपाई वाले सादे ब्लैक एंड वाइट पोस्टर भी चस्पा किए जा रहे थे। गेट से गलियारों तक चुनावी पर्चे बिखरे पड़े थे, जो एक बार पढ़ने के बाद अक्सर फेंक दिए जाते हैं। कॉलेज में हेल्प डेस्क के नाम पर मेज कुर्सियों पर कुछ उनींदे उगियाते नौजवान बैठे थे। ये साल 1994 कैलेंडर के खांचों में खुद काली और लाल लकीरों के बीच अपने खत्म होने वाले और भूल जाने वाले समय की फिराक में था। पर साल 1994 को आज बहुत कुरेदा जाता है, क्योंकि लापरवाह समय को पता नहीं था कि जो साधारण शक्ल का गहरी दाढ़ी वाला और गले की स्वर पेटी से गंभीर पर घिसती हुई आवाज़ वाला नौजवान है, वही आगे चलकर चौधरी चरण सिंह के बाद अपनी सियासत और बेबाकी से हर गरीब किसान मजदूर की ऊंची आवाज़ बनेगा। और वो आवाज़ जो सूबे की विधानसभा की दीवारों से टकरा कर लौटेगी नहीं, बल्कि हर मुख्यमंत्री के कानों को उसे सुनना पड़ेगा। ढर्रे के कुर्तों से परहेज करने वाले इस नौजवान का नाम था हनुमान बेनीवाल। 1994 में इस युवक ने जब महाराजा कॉलेज का चुनाव जीता, तब इसके जियालों और साथी मटरगश्तों को अंदाजा भी नहीं था कि राजस्थान में एक और हनुमान को पूजा जाएगा। साधारण चेक की शर्ट पहनने वाला ये तल्ख मिजाजी लड़का अब तक उम्र के 44 पड़ाव पार कर गया है। 44 साल के इसी हनुमान बेनीवाल ने दूसरी बार 1995 में भी महाराजा कॉलेज को फतेह किया और महाराजा कॉलेज का नाम छीनकर खुद महाराजा बना। बेशक बेपरवाह लड़के ने 1996 में भी अपनी बादशाहत कायम रखी, फिर अध्यक्ष बना। इस बार लॉ कॉलेज को जीतकर वह कानूनी किताबों को जज्ब कर गया था। 1996 को इस लड़के ने राजस्थान की राजनीति के पुरोधा भैरव सिंह शेखावत को अजीब पेशोपेश में डाल दिया था। लॉ कॉलेज में हनुमान बेनीवाल जीत गए थे तो राजस्थान विश्वविद्यालय से नागौर का ही एक लड़का पूरे राजस्थान की कॉलेजों को सतही एफिलिएशन देने वाली राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिरमौर बना था। नाम था महेंद्र चौधरी। पूरे राजस्थान की कॉलेजें उस वक्त छात्र संघ चुनाव की बड़ी राजनीति से त्रस्त थी। नागौर खेमे से जीते दोनों ही लड़के जाट थे और विपक्ष को अड़ंगा जो उन दिनों में आम था उनके रास्ते में रखना था। विपक्ष के संगठनों ने एका किया और यूनिवर्सिटी को हड़ताल की आग में झोंक दिया। हनुमान बेनीवाल गोलमोल और रसीली बातों की सियासत जानते ही नहीं थे और उनका इस हड़ताली सीजन से बड़ा लेना देना भी नहीं था, क्योंकि बात को सुलझाने का दारोमदार भी उन पर नहीं था। पर हनुमान ने छात्र हितों के लिए अदावत कर दी और नावा का लड़का महेंद्र भी उनके साथ हो लिया। हालांकि कद के हिसाब से महेंद्र ही बड़े थे, लेकिन महेंद्र को राम बनने की जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन हनुमान तो हनुमान ही रहे। छात्र संगठन आमने सामने हुए, चप्पा चप्पा कर्फ्यू वाला रंग ले गया। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। वो विधानसभा के सत्र के समय हुए इस आंदोलन से राजस्थान को बड़े स्तर पर प्रभावित नहीं होने देना चाहते थे। पुलिस ने डंडे चलाए, लाठीचार्ज किया, पत्थरबाजी हुई। हनुमान बेनीवाल समेत 20 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, पर तब तक हनुमान बेनीवाल सरकार के गले में घंटी बांध चुके थे। सरकार आंदोलन के लिए तैयार नहीं थी। भैरव सिंह शेखावत अंजामों की परिणति का पक्ष भांप चुके थे। मुख्यमंत्री का आदेश आया कि सभी को तुरंत रिहा किया जाए। नियम टूटे, जेल के दरवाजे रात के शाह अंधेरे में खोले गए और सभी को रिहा किया गया। पर यह आगाज की पहली सीढ़ी थी। परीक्षा तो हनुमान बेनीवाल की उसी वक्त शुरू हो चुकी थी जब उनके पिता रामदेव बेनीवाल की 2 बार की विदायगी हबीबुर रहमान ने उनसे छीन ली थी। रामदेव बेनीवाल वही कद्दावर थे जिन्होंने हरेंद्र मिर्धा जैसे दिग्गज को धोबी पछाड़ किया था, पर हबीबुर रहमान ने रामदेव बेनीवाल से उनकी सियासत उस वक्त खींची जब वह अपनी सियासी पारी के अंत के नज़दीक थे। हनुमान बेनीवाल की खींच कोई बचकाना खींच नहीं थी। उन्होंने खुद को तराशा और अपनी पहचान को इतना बड़ा बनाया कि उनके सामने सब बौने साबित हुए।
एक बार हनुमान बेनीवाल को कुख्यात प्रसिद्धि का सामना भी करना पड़ा। शिक्षक दिवस पर जब पूरे हिंदुस्तान के सूबे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को याद कर रहे थे, तो राजस्थान के जेसी बॉस हॉस्टल से शिक्षकों की सीख के साथ अन्याय किया जा रहा था। जेसी बॉस हॉस्टल से एक छात्र के सिलेक्शन की खुशी में 28 साल की एक लड़की के साथ शराबी युवकों ने रेप किया। नशे में बोराए 9 लड़कों ने बहला फुसलाकर हॉस्टल लाई गई एक युवती से रेप किया था। नामजद आरोपियों में युवती का साथी विजय दहिया और ओम बेनीवाल शामिल थे। ओम बेनीवाल की सरकारी नौकरी लगने की खुशी में ये विक्षिप्तता का काला कीर्तिमान राजस्थान में रचा गया था। इस कांड ने बवाल खड़ा कर दिया और पूरा जयपुर सुलग उठा। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि पुलिस का एक आला अधिकारी स्वयं लड़की से यौन शोषण का आरोपी था। जनता के साथ हनुमान बेनीवाल और चिकित्सा राज्य मंत्री रहे डॉक्टर राजकुमार शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी छात्र राजनीति का जाना माना चेहरा तब तक बन चुके थे। राजकुमार शर्मा भी कभी हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ करते थे, लेकिन जब राजकुमार राजस्थान की नवलगढ़ से विधायक बने और फिर चिकित्सा राज्य मंत्री, तब तक हनुमान और राजकुमार के रिश्तों वाली खटास जग जाहिर हो चुकी थी। हनुमान बेनीवाल ने राजकुमार शर्मा को मंत्री पद पर रहते हुए अपशब्द कहे, ये आरोप उन पर लगा और यही वो कारण था जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल को निलंबित किया गया। इसी निलंबन के खिलाफ कॉमरेड अमराराम और घनश्याम तिवाड़ी ने हनुमान का साथ दिया और हनुमान कभी ये एहसान नहीं भूले। सीकर की किसान रैली में अमराराम के लिए वो आए तो घनश्याम तिवाड़ी को अपने साथ 29 अक्टूबर को लेकर पहुंचे। खैर, पीछे लौटते हैं। 8 सितंबर को छात्रों का एक बड़ा हुजूम रास्ता रोककर धरना देने बैठ गया। अगुवाई कर रहे थे हनुमान बेनीवाल और राजकुमार शर्मा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर इनको हड़काने की कोशिश की, तो बदले में पत्थरबाजी का शिकार पुलिस को भी होना पड़ा। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हनुमान बेनीवाल इस वक्त तक छात्रों में खासे लोकप्रिय हो चुके थे। अपनी अलग ही ठनक वाले हनुमान ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और एनएसयूआई और एबीवीपी को मुंह की खानी पड़ी। हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर उस समय भैरों सिंह सरकार को मुसीबत में डाल दिया, जब हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में ग्रामीण छात्रों के हितों के लिए 5 बोनस अंक एडमिशन के समय देने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। हनुमान बेनीवाल की गिरफ्तारी हुई, पर आखिर सरकार को झुकना पड़ा और हनुमान बेनीवाल की सारी मांगें सरकार को माननी पड़ी। परसाराम हत्याकांड में हनुमान बेनीवाल को एक बार फिर जेल जाना पड़ा, लेकिन हनुमान बेनीवाल को 3 महीने में ही मामले से बरी कर दिया गया। पर उनके सगे भाई प्रहलाद बेनीवाल की हृदयघात से असामयिक मृत्यु ने उन्हें गहरे जख्म दिए। लेकिन हनुमान को तो आगे बढ़ना था। सबसे पहली बार वो मुंडवा से, जो कि उनके पिता रामदेव बेनीवाल की सीट थी, उससे लोकदल के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन उषा पूनिया से वो हार गए। 2008 में मुंडवा सीट परिसीमन से खत्म करके खींवसर सीट बनाई गई और इस बार हनुमान को बीजेपी की टिकट मिल गई। यहाँ पर उन्होंने अपनी बादशाहत कायम की और वह जीतकर विधानसभा पहुंचे। हनुमान बेनीवाल के आगे बढ़ने के सफर का अंत नहीं हुआ। आगे चलकर उन्हें विधानसभा में निलंबन का सामना करना पड़ा और वह बीजेपी से बागी हो गए। हनुमान बेनीवाल ने अपनी ठनक को, अपने जज्बे को हमेशा अपने साथ रखा। लाल बत्ती लगाकर चलते रहे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विधायक का प्रोटोकॉल उन्हें इसकी इजाज़त देता है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान से लाल बत्ती हटाओ, वीआईपी कल्चर को हटाओ, तभी उनकी गाड़ी पर लगी लाल बत्ती हट सकेगी। हनुमान बेनीवाल के लिए सम्मान और असम्मान दोनों ही बेहद नाजुक चीज़ें हैं। वह वसुंधरा को भूतनी कहते हैं तो गहलोत को भूत भी कहते हैं, पर भैरों सिंह, जिनसे उनकी अदावत सबसे ज़्यादा बड़ी रही, उन्हें आदर से पुकारते हैं, उन्हें भैरों सिंह जी कहते हैं। मंत्री यूनुस खान जब हनुमान बेनीवाल की तुलना करते हुए उन्हें आनंद पाल जैसा बताते हैं, तो वह भी बेबाक मोर्चा खोल देते हैं। हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता इतनी बेहिसाब है कि घनश्याम तिवाड़ी जैसे राजस्थान की राजनीति के चाणक्य उनके साथ आकर खड़े होते हैं। नई पार्टी बनाकर चुनाव आयोग को भी हनुमान ने मुश्किल में डाल दिया है,
क्योंकि उनकी पार्टी का सिंबल पानी की बोतल है और हर आम और खास पानी की बोतल लेकर बूथ तक जा सकता है और आचार संहिता का उल्लंघन भी इसे माना नहीं जा सकेगा। हनुमान बेनीवाल को अब एचबी कहा जाता है। वह सच में युवाओं के उबलते खून में एचबी मतलब हीमोग्लोबिन बेनीवाल बन चुके हैं। सियासत की ऐसी ही खबरों के साथ ऐसे ही किसी व्यक्तित्व को लेकर आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक आप धमचेक मचाते रहिए।